વેટ કરો એક સર્ચ કરતો આપણું પહેલું એક શું હતું ચલ ને So hello students, good evening. गुड इवनिंग सर। कैसा गया पेपर सभी का? सर सर सो आज का हमारा ये 4th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, याद हो तो, काफी सारे अलग अलग प्रोसेस वीडियो लेक्चर्स के साथ देखा था। इवापोरेशन कैसे होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बारे में बात की थी हमने। टू इमिसिबल्स लिक्विड को कैसे सेपरेट करते हैं, जैसे केरोसिन और वाटर को कैसे अलग करते हैं, वो हमने बात की थी। सब्लिमेशन प्रोसेस के लिए बात की थी हमने कि भाई कोई भी चीज है वो डायरेक्टली सब्लिमेट हो जाए सॉलिड में से डायरेक्टली गैस में, तो वो कैसे होता है उसके रिगार्डिंग में सभी से बात की थी। तो ऑलमोस्ट सभी क्लियर हुआ था हमारा। क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस देखी थी हमने, डिस्टिलेशन प्रोसेस देखी थी। डिस्टिलेशन प्रोसेस में कोई भी चीज को गर्म करोगे, वेपर बनेगी, वेपर में बाद में यहाँ से वाटर, कोल्ड वाटर इन करके आप उस वेपर को बाद लिक्विड बना के उसको अलग कर सकते हो। ये हुआ है एक दो चीज, जो एक दो मिक्सर है उसको अलग करने की प्रोसेस। लेकिन बच्चों जब एक चीज के अंदर कोई दो नहीं 4 से 5 अलग अलग लिक्विड सॉलिड मिक्सर्स है, तो उसको अलग करने के लिए जो यूज होगा वो हम इस चैप्टर्स के अंदर, सॉरी इस लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस लेक्चर्स के अंदर हम वही सीखेंगे कि कोई भी चीज, वन टाइप ऑफ ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस जो हमने लास्ट लेक्चर में सिखाई थी वही है, सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है वो मैं आपको एक वीडियो के जरिए एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको बता देता हूँ यहाँ क्या किया हुआ है। ये पूरा प्रोसेस के लिए आपको देख सकते हो, सेम मिक्सर था, गर्म किया, यहाँ थर्मोमीटर रखा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ भी थर्मोमीटर था। तो कुछ अलग नहीं दिखेगा आपको फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में। यस। जो डिफरेंट है वो आपको वीडियो के जरिए क्या काम आएगा। डिफरेंट ये है, सिंगल डिस्टिलेशन प्रोसेस, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस खाली दो लिक्विड को अलग करने के लिए यूज होती है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में दो से ज्यादा यदि लिक्विड मिक्सर है, कंपोनेंट है मिक्सर्स के अंदर, उसको अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है। तो मोर देन 2 एलिमेंट्स, ओके, यदि मोर देन 2 कंपोनेंट्स को यदि आपको अलग करना है बच्चों, तो आपको कंपलसरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। बोलो कोई डाउट है इसमें? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बाकी सेम टू सेम आगे की प्रोसेस है। फिर भी एक बार एक वीडियो आपको वीडियो बता देता हूँ तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, Born for engineering. In this with fractions. Chemical compounds are separated by heating them to a temperature at which one or more fractions of the mixture will आवाज आ रही है ना सभी को? vaporize. It uses distillation to fractionate. Generally, the component parts have boiling points that differ by less than 25 degrees Celsius (45 degrees Fahrenheit) from each other under a pressure of 1 atmosphere. If the difference in boiling points is greater than 25 degrees Celsius, a simple distillation is typically. देखो, जब दो चीज जो आपसे मिक्स हो गई है, उस चीज के बीच का डिफरेंट, उसके टेम्परेचर का डिफरेंट यदि बहुत ज्यादा है तो सिंपल फ्रिक्शनल, सिंपल डिस्टिलेशन से आप उसको अलग कर सकते हो। लेकिन जो दो चीज आपके मिक्सर्स के अंदर है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत डिफरेंट कम है, कोई एक 25 है, एक 30 डिग्री है,
जब ऐसे छोटे डिफरेंट के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी यूज होता है। यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वर्ड दो चीज के अंदर बताया हुआ, एक तो अब मोर देन 2 एलिमेंट्स को अलग करने के लिए, और ऐसे एलिमेंट्स जिसके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंट 25 से कम हो, उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। यदि ज्यादा होगा तो आप सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हो। Used. The apparatus is assembled as in the diagram. The mixture is put into the round-bottomed flask along with a Teflon-coated magnetic stirrer, and the fractionating column is fitted into the top. The fractional distillation column is set up with the heat source at the bottom on the still pot. As the distance from the still pot increases, a temperature gradient is formed in the column. It is coolest at the top and hottest at the bottom. As the mixed vapor ascends the temperature gradient, some of the vapor condenses and revaporizes along the temperature gradient. Each time the vapor condenses and vaporizes, the composition of the more volatile component in the vapor increases. This distills the vapor along the length of the column, and eventually the vapor is composed solely of the more volatile component, or an azeotrope. The vapor condenses on the glass platforms, known as trays, inside the column, and runs back down into the liquid below, reflexing distillate. The efficiency in terms of the amount of heating and time required to get fractionation can be improved by insulating the outside of the column in an insulator such as wool, aluminum foil, or preferably a vacuum jacket. The hottest tray is at the bottom and the coolest is at the top. At steady state conditions, the vapor and liquid on each tray are at equilibrium. Hey guys. In large-scale industrial towers use reflux to achieve a more complete separation of products. Reflux refers to the portion of the condensed overhead liquid product from a distillation or fractionation tower that is returned to the upper part of the tower as shown in the schematic diagram of large-scale industrial distillation tower. The main thing here is, inside the tower, the reflex liquid flowing downwards provides the cooling needed to condense the vapors flowing upwards, thereby increasing the effectiveness of the distillation tower. The important point here is, the more reflex is provided for a given number of theoretical plates, the better the tower's separation of lower boiling materials from higher boiling materials. Alternatively, the more reflex provided for a given desired separation, the fewer theoretical plates are required. Do you ever thought where we use fractional distillation? Fractional distillation is used in oil refineries to separate crude oil into useful substances having different hydrocarbons of different boiling points. Then what are properties of crude oil with higher boiling points have? They have more carbon atoms. They have higher molecular weights. They are less branched chain alkanes. They are darker in color. They are more viscous. Subscribe and share for more videos. क्लियर हुआ सभी को? ओके, इसमें काफी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी थी जो आपके लिए जरूरी नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, यूज कर लिया आपने। नाउ क्या हुआ? एक मिनट हो, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। सो दो चीज इसके अंदर होती है जनरली, कि इसके अंदर क्या होगा कि यदि कोई मटेरियल जो मिक्सर है वो एक साथ इवापोरेट हो जाता है, क्योंकि वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट नियर अबाउट होता है, मोर देन 2 कंपोनेंट। और दूसरा एक चीज क्या था, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंट है वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट, ऑलमोस्ट नियर लेस होता है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंट, तो साथ में दोनों क्या हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे। लेकिन जब इसमें से वो पास हो रहे होंगे तब जो लेस बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा वो नीचे रह जाएगा, जो हाई होगा वो यहाँ चला जाएगा। समझ में आया सभी को? क्लियर? एक साथ वो नहीं चले जाएगी, जब ऊपर तो साथ में, लेकिन इसकी वजह से यहाँ, इसकी वजह से क्या होगा कि जो ये कौन है, चलो, तो यहाँ क्या होगा कि इस लिक्विड में से जो मिक्सर था वो मिक्सर में से एक एलिमेंट्स यहाँ चला गया और एक एलिमेंट रहा। ओके, क्लियर है? नाउ
तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दूसरे एक प्रोसेस है, हाउ कैन वी ऑब्टेन द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर, एयर में से, क्योंकि आपको पता है एयर के अंदर क्या क्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जायरोन, रेडन, ये काफी सारी चीज होती है। उसको अलग करने के लिए जनरली हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं बच्चों। It is also homogeneous mixture, so we cannot differentiate by the physical method. We have to do an external process, which is this is called the fractional distillation process. क्यों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करने होते हैं कि यहाँ आप चेक कर सकते हो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट है ऑक्सीजन, आर्गोन एंड नाइट्रोजन का। जिस बॉइलिंग पॉइंट की वजह से वो सिंपल डिस्टिलेशन से अलग हो गए नहीं, इसलिए हमें आपको फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करना पड़ेगा। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, सेपरेशन एयर में से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कैसे करते हैं। तो बच्चों पहले तो जो मिक्सर है, जो एयर है, उसको इसमें से पास करते हैं। हाई प्रेशर के अंदर पास करने के बाद उसको इतना गर्म, क्योंकि देखो जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उतना वो हाई हीट गर्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जरूरी नहीं उसको गर्म करने से ही वो गर्म होता है, प्रेशर की वजह से ही वो गर्म हो सकता है। आपको ना याद हो तो आप कोई भी चीज आपने अपनी जो पाम है उसको ऐसे, पाम क्या हो जाएगी आपकी, गर्म हो जाएगी। फ्रिक्शन हुआ, प्रेशर लगा, तो एयर के अंदर यहाँ सिमिलरली वही सिचुएशन होती है। वो हॉट एयर आप यहाँ से पास करोगे, यहाँ आपको ठंडा पानी निकालना है और बाहर पानी बाहर निकाल। इसके अंदर ये पाइप क्या करेगा, एसी के जो कोल्ड पाइप होते हैं ऐसा काम करेगा, पानी का अवर जवर होगा इसके अंदर, जिसकी वजह से उसके आसपास जो मटेरियल है वो मेल्ट हो जाएंगे, बॉइल हो जाएंगे, लिक्विफाइड हो जाएंगे। अब कोल्ड कॉम्प्रेस जो एयर बची वो यहाँ से अलग होगी, और उस एयर में से जब यहाँ से जब वो पास होगा, ये सेपरेटर होता है। वो सेपरेटर पहले कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कोल्ड होता है, जनरली अलग हो जाएगा। जो बचा उसको हम इसमें से पास करते हैं, जिसको हम एक्सपेंशन जेट बोलते हैं, हाईली प्रेशर से पास किया जाता है। ओके, अब वो जो बचा वो लिक्विड के अंदर एयर मिक्सर्स था, अब चाहो तो उसके अंदर पास कर सकते हो। ये फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, अलग अलग पैटर्न्स दी होती है, यहाँ कुछ अलग टेम्परेचर होता है, यहाँ अलग टेम्परेचर प्रेशर होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग प्रेशर के हिसाब से अलग अलग गैस यहाँ बाहर निकल जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन पहले इस साइड से निकलेगा, आर्गोन यहाँ से निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वो जो बचा वो ऑक्सीजन बचा, उसको हम लिक्विड में इकट्ठा कर लेंगे। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ कौन से एलिमेंट्स बाहर निकाले। तो आपको यहाँ ऑक्सीजन मिला, यहाँ नाइट्रोजन मिला, यहाँ आर्गोन मिला आपको, और यहाँ आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला। जैसे आप 3, 2, 3, 4 गैसेस को अलग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? पता चल रहा है सभी को? एक मिनट, मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको यहाँ से। चलो, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, नाउ हाउ कैन वी ऑब्टेन द, मैं ये प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ वीडियो के जरिए, तो और आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। हमें फाइंड करना था एयर का, राइट? ये रही एयर की प्रोसेस, दिख रहा है ना सभी को? Separation of components in air. Air is a mixture of several gases, and these can be separated by fractional distillation. This is brought about by compressing and cooling of air and allowing it to slowly warm up in a fractionating column. Air is first passed through a filter to remove impurities like dust particles. Filtered air is passed through compressors, and it is compressed to very high pressures around 200 atmospheres. Compressed air is passed through a freezing unit where it is cooled to about -200 degrees centigrade. The cooled and compressed air passes through a separator when carbon dioxide gas solidifies and is separated as dry ice. The air which is now free from carbon dioxide is forced through an expansion jet where it liquefies. This liquid air is allowed to slowly warm up in a fractionating column. Nitrogen first boils at -196 degrees centigrade and is separated.
The argon, which boils at minus 186 degrees centigrade, is collected. Oxygen, which has a higher boiling point, is left behind and is collected separately. क्लियर हुआ सभी को? हाँ कि ना? वैसे आपको ये प्रोसेस से ऑलरेडी सब कुछ पता चल गया होगा, लेकिन कैसे सेपरेट होता है ना, वो नाइट्रोजन कैसे हुआ और ऑक्सीजन कैसे हुआ, वो उसमें वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आया होगा. नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. हाउ कैन वी ऑब्टेन अ प्योर कॉपर सल्फेट प्योर फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल. यदि आपके पास कोई मटेरियल है, इसके अंदर कॉपर है, लेकिन उस मटेरियल के साथ दूसरा बहुत सारी चीज इम्प्योरिटी मिक्स हुए है, उस इम्प्योरिटी के मिक्स, जिसको हम जनरली ओरे बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, उस और में से आपको कॉपर को अलग निकालना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन मेथड. वन ऑफ द मेथड जो फेमस है कॉपर को अलग करने के लिए, कॉपर सल्फेट को अलग करने के लिए, नॉट कॉपर बट कॉपर सल्फेट, राइट. कॉपर सल्फेट आपको पता है कि वन टाइप ऑफ क्रिस्टल फॉर्म में जनरली होता है. तो कैसे अलग करना होता है, वो पूरी प्रोसेस आपको यहाँ दी है. पहले इम्प्योर जो कॉपर सल्फेट इम्प्योर फॉर्म में, उसको चाइना डिस्क में लो, बाद में वाटर डालो, डिसोल्व करो पानी में, फिल्टर आउट कर दो, इम्प्योरिटी बाहर निकाल लो. इम्प्योरिटी बाहर निकालने के बाद अब क्या करना है, उसको सैचुरेटेड करना है. बाद में फिल्टर पेपर से अलग कर लोगे तो धीरे 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 थोड़े दिन के बाद, एक दिन के अंदर जनरली वो पूरा क्रिस्टल अलग हो जाएगा. लेकिन मुझे पता है आपको यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा कैसे हो रहा है. उसके लिए भी एक वीडियो बताना है आपको, जिससे आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कॉपर सल्फेट कैसे अलग होता है. उसका एक अच्छा सा वीडियो है, वो देखते हैं हम. Have you seen crystals of salts? Crystals are made through crystallization. Let us try to make salt crystals from a solution of salt. For this we need thread, a saturated solution of copper sulfate and copper sulfate. First we will make a supersaturated solution of copper sulfate. Light the spirit lamp, place the copper sulfate solution on the burner, heat the mixture. Now keep on adding copper sulfate till no more salt is dissolved. Fasten a thread on a support and suspend it in an empty glass. This thread will act as a nucleation center in the container. Now remove the solution from the burner. Pour the solution in the glass. Leave the glass aside for a few days. We see salt crystals formed on the string. This happens because the solubility of salt in water increases with temperature of solution. So more salt gets accommodated in the solution than it would have if water was at room temperature. This solution is called a supersaturated solution. The salt from this supersaturated solution gets precipitated out when the solution returns to room temperature. The salt molecules that get precipitated out start forming crystals at the nucleation center, which is the thread in this case. Crystallization is the process of formation of solid crystals of a substance by precipitating it out from a saturated solution. Why don't you try making sugar crystals at home? क्लियर हुआ? क्या किया पहले? क्या किया था? इम्प्योर लिया था, उसको पानी के अंदर डाला, मिक्स करते रहे करते रहे करते रहे. बाद में क्या कर लोगे, उसको गर्म करोगे, बाद में उसको एक ऐसी छोटी सी चीज के अंदर डालोगे. यहाँ ऐसे चाइना डिश का एग्जाम्पल रखा हुआ है, उसमें ये थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है. तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या? हेलो, हाँ बोलिए. सर उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू ट्राई इट विद शुगर, मतलब हम शुगर के साथ भी यही कर सकते हैं? कर सकते हैं. आप पानी के अंदर शुगर डालते रहो, गर्म करो, पानी के बहुत ज्यादा शुगर डालो, बहुत ज्यादा, एक लेवल से यानी सुपर सैचुरेटेड लेवल से ज्यादा आप शुगर डाल दोगे, बाद में उस पानी को आप हवा में
खुला रख दोगे रूम टेम्परेचर में, थोड़े दिन के बाद, एक दिन के अंदर उसके अंदर शुगर पार्टिकल्स जो शुगर था ऐसे छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में वापिस आपको मिल जाएगा। ये शुगर का आप कर सकते हो एग्जाम में, अरे ये प्रोसेस आप घर पे कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि शुगर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ द क्रिस्टल। कोई भी चीज, शुगर नहीं, सॉल्ट, शुगर, ऐसी कोई भी चीज, हाँ आपको इतना भी ज्यादा गर्म नहीं करना है कि वो शुगर पार्टिकल्स बाद में क्या करो, इवापोरेट हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा भी इवापोरेट ना, आपको मीडियमली गर्म करो, बहुत ज्यादा नहीं गर्म करना, ओवर हीटेड नहीं करना, लेकिन शुगर ज्यादा डालना है। बहुत ज्यादा शुगर डालो तब तक डालते रहो जब तक शुगर मिक्स ना होता रहे। एक टाइम आएगा जब शुगर मिक्स नहीं होगा, तब आपको रख के उसको एज यूजुअल रख देना है रूम टेम्परेचर में, गर्म नहीं करना है बाद में। थोड़े टाइम के बाद, 1 2 3 4 5 घंटे के बाद आपको शुगर पार्टिकल्स ऐसे मिल जाएंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। जब हमें प्योर सॉलिड को कोई दूसरे क्रिस्टल में से अलग करना होता है तो हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो डाउट है किसी को? नो सर। नाउ एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है? तो जो सी वाटर होता है उसमें से सॉल्ट निकालने के लिए, या सी वाटर में से, यानी कि सी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी जनरली हम क्या करते हैं बच्चों? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। गर्म करोगे, कॉमन लॉजिक है, कॉमन लॉजिक कैसे? चलो, शुगर पार्टिकल्स जो पानी के अंदर मिक्स है, उस पानी को गर्म करोगे, वाटर पार्टिकल कहाँ चले जाएंगे? हवा में, वेपर चला जाए। थोड़े टाइम के बाद उसका एज रखोगे तो नीचे जो क्षार जम जाता है ना, जनरली आपने क्षार आपने बोलता हो गुजराती में वर्ड, ये जो क्षार એ શું છે? તો ક્રિસ્ટલ છે, સુગર સોરી સોલ્ટ ક્રિસ્ટલ છે। ખ્યાલ આવ્યો? હવે ખબર પડી તમારા ઘરની અંદર જે ક્ષાર જામે છે એ શું છે? વન ટાઈપ ઓફ ક્રિસ્ટલાઇઝેશન પ્રોસેસ છે, लेकिन वो ऑटोमेटिक हो रही क्रिस्टलाइजेशन। यू डू नॉट नीड टू एनी टाइप ऑफ एफर्ट टू डू अ क्रिस्टल, टू सेपरेट द क्रिस्टल फ्रॉम द इम्प्योरिटी। वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है आपके पानी में से। फिल्टर पेपर होगा तो फिल्टर में से, पानी के फिल्टर में से आप वो निकाल रहे हो, अंदर जो होता है अब देखोगे उसके ऊपर भी क्षार जमा हुआ होता है। ओके, ये सब कुछ प्रोसेस होती है। नाउ सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम द प्योर सब्सटेंस, जो फटकरी बोलते हैं ना अपने, फटकड़ी कहता हुई है जनरली। ओके, उसके इम्प्योर सैंपल में से उसको अलग करने के लिए, एलम्स को अलग करने के लिए भी हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। So, काफी सारी प्रोसेस होती है जनरली सिटीज के अंदर। जो ड्रिंकिंग वाटर है वो वर्क वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के बाद हम उसको प्रोवाइड करते हैं घर पे। वो कैसे करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस यहाँ दिया हुआ, वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। वो कैसे काम कर रहा होता है? तो जो पानी भरा होता है उसके अंदर काफी सारे शुगर के पार्टिकल्स होंगे, सॉल्ट होंगे, उसमें से उस सॉल्ट को अलग करने की जरूरत पड़ेगी, काफी सारी इम्प्योरिटी को अलग करने की जरूरत पड़ती है। कैसे करना होता है? उसको सेडिमेंटिंग टैंक के अंदर पास करना होता है, अलो सॉलिड टू सेटल डाउन। बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं यहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल और भी पानी के साथ आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ इम्प्योरिटी के अंदर सेडिमेंट हो जाते हैं। फिर भी छोटे पार्टिकल बच्चे वो यहाँ से पास होते हैं। अब वो पानी को 3-4 लेयर से पास करते हैं, फाइन सैंड, ग्रेवल एंड कोर्स। आपको याद हो तो नदी का जो पानी होता है, उसके नदी के बाहर की जो जमीन होती है, उस जमीन को आप थोड़ा सा खड्डा डालोगे तो उसमें पानी आएगा, और वो पानी का टेस्ट आपके फिल्टर के या आरओ के टेस्ट से भी और ज्यादा अच्छा होता है। जो आप नदी में डायरेक्ट पानी पी रहे हो उससे ज्यादा कुएं के पानी का जो टेस्ट होता है थोड़ा अच्छा होता है। ओके, नदी का पानी जनरली क्या मिक्स हुआ है। ओके, काफी बार यदि रिवर से उसमें वाटर प्योर फॉर्म में है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो उसका भी टेस्ट हो सकता है, लेकिन जो फिल्टर होके जो पानी आप पी रहे हो, ओके, उसका अलग ही टेस्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर से सॉल्ट जो होते हैं वो यहाँ सेडिमेंट हो जाते हैं। अब जो बचे ऐसे पार्टिकल्स जो जनरली फिजिकली तो हम इस 3 मेथड से अलग कर दिए, 3 मेथड से फिजिकली अलग, लेकिन बैक्टीरिया जो इसका साइज उस पानी के मोलिकुलर से भी कम होता है। जो पानी पास हो जाएगा तो बैक्टीरिया भी पास हो जाएगा। उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए यहाँ हम क्लोरिफिकेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। जनरली क्लोरीन उसके अंदर ऐड करने के बाद हमारे घर पे जो पानी आ रहा है वो प्योर होता है। तो गवर्नमेंट का जो, म्यूनिसिपालिटी का जो पानी आपके घर पे आ रहा है वो कई गुना अच्छा है आपके घर के या आपकी सोसाइटी के बोर के पानी से। ध्यान रखो, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ कि ना? वो कैसे हो रहा है उसका भी हम प्रोसेस देख लेते हैं। ओके, वो भी प्रोसेस हम देख लेते हैं। वाटर पार्टिकल्स कैसे सेपरेट होता है, वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पूरी। ओके, यहाँ उसका छोटा सा डेमो। Drinking water is supplied from the waterworks.
A typical waterworks consists of the following components. Sedimentation tank. Water is pumped from the water reservoir and is allowed to stand in these large tanks for a few hours. Mud, sand, and other solid particles settle at the bottom of the tank. Loading tank. देखा आपने यहाँ Here, नीचे the sediment हो suspended गए, particles mud are वगैरह। made to settle at the bottom by adding potash alum. Filtration. The water from the sedimentation and loading tank is अब देखो यहाँ filtered छोटा through सा, यहाँ layers of ज्यादा था sand mud, यहाँ कम and हुआ। gravel in the filtration tank. क्वालिटी देख सकते हो आप। ये पानी यहाँ आएगा, पूरा भर जाएगा, अंदर से यहाँ जाएगा बाद में। Filtration is also done through activated charcoal, which affords better quality water. Chlorination. Finally, the filtered water is then treated with chlorine gas, which kills germs. ओके, चलो भराएगी डोल। क्लियर है सभी को? Yes, बाकी ना श्योर? ओके, तो थोड़े से 2-3 टॉपिक जो बच्चे थे, देखो हमने इस चैप्टर में जो लास्ट एनसीईआरटी के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सर, वो आपको याद हो तो मैंने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में समझा दिया है। याद है किसी को? एक मिनट हो, मैंने भूल से ये शेयरिंग का ऑप्शन बंद कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक सभी को याद होगा ये। ओके, मैंने आपको ये सारे एलिमेंट्स, कंपाउंड, वो सब कुछ, मिक्सर, ये सबको ऑलरेडी जो लास्ट टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का, मैटर, प्योर प्योर एलिमेंट्स, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सर, डिफरेंट, सभी का याद है ना सभी को? तो मैंने ऑलरेडी आगे के फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर करवा दिया था। अब जो आगे जो टॉपिक देख, 2 टॉपिक हमारे बचते, इसमें एक है टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखो फिजिकल चेंजेस का मीनिंग क्या है? फिजिकल चेंज मीन्स ऐसा चेंज जो फिजिकली हो रहा है, जिसके अंदर कलर, उसका साइज, उसका हार्डनेस, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये आप देख सकते हो, सब कुछ बताया हुआ है। यदि इस टाइप के प्रोसेस के अंदर, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फिजिकल प्रोसेस। ओके, जिसके अंदर क्या चेंज हो रहा है? कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यदि मटेरियल के अंदर ये सब कुछ चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी। सो इंटरकन्वर्सन ऑफ द स्टेट इज फिजिकल चेंज बिकॉज द चेंज अकर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। लाइक एग्जांपल फॉर, मैं आपको बताऊं, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, उसको आप गर्म करोगे तो वेपर बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो वो वेपर बना, वाटर जो लिक्विड था गैस बन गया, इसका पूरा का पूरा मेल्टिंग पॉइंट, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी हार्डनेस, सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन क्या उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हुआ? हाँ कि ना? यहाँ आप देख सकते हो उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हुआ ही नहीं है। मीन्स वो केमिकली कोई चेंजेस हुआ, नो चेंज इन केमिकल नेचर। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस, इस प्रोसेस को बोलेंगे फिजिकल प्रोसेस। बोलो क्लियर है सभी को? श्योर? फिजिकल प्रोसेस में नाउ केमिकल प्रोसेस यानी कि क्या? पूरा का पूरा केमिकल चेंज हो जाए। जैसे आप देख सकते हो कि सोल्ट, एसिड एंड बेस, आपने एसिड लिया HCl, बेस लिया NaOH, दोनों को मर्ज करोगे तो बन जाएगा NaCl, सोल्ट। तो उस सोल्ट की प्रॉपर्टी HCl NaOH से कहीं डिफरेंट में होगी, वाटर बनेगा। तो जो प्रोसेस हुई, इसमें जो कन्वर्जन हुआ, ये इसको केमिकल चेंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्योंकि यहाँ उसकी पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ, उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो गया है। दिस इज कॉल्ड द केमिकल प्रोसेस। लाइक एग्जांपल, कोई भी चीज को आप गर्म करोगे, यहाँ लिखा है बर्निंग ऑफ कैंडल, ओके, तो वो फिजिकल, ऐसा नहीं है कि केमिकल चेंजेस के अंदर फिजिकल नहीं होता। हाँ, केमिकल के अंदर फिजिकल होता है, लेकिन फिजिकल के अंदर केमिकल होता नहीं है। केमिकल चेंजेस में फिजिकल चेंजेस हो सकता है,
लेकिन फिजिकल चेंजेस में केमिकल चेंजेस हो सकता नहीं है। यदि कोई ऑब्जेक्ट के अंदर केमिकल चेंज हुआ तो साथ में उसका फिजिकल चेंज भी होगा, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट के अंदर फिजिकल चेंज हुआ तो जरूर तो हो उसके अंदर केमिकल चेंजेस होगा नहीं, खाली की खाली उसका केमिकल फिजिकल चेंज होता है। बोलो क्लियर है सब कुछ ये? यस सर। श्योर? यस पक्का? फिजिकल केमिकल की एक एग्जांपल दो, चलो फिजिकल प्रोसेस का एग्जांपल दो मुझे, बताओ फिजिकल प्रोसेस का। सर कोई भी चीज, एक आपके पास एक सॉलिड सा ऑब्जेक्ट है, उसको ब्रेक कर दिया, फिजिकल चेंज। ओके, कहीं भी कोई भी फिजिकल शेप, साइज, कलर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिजिडिटी, इसके अंदर यदि चेंज हो रहा है तो उसको फिजिकल चेंज। देखने में चेंज हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन केमिकल चेंज में आपको सब कुछ दिखाई नहीं देगा, काफी बार दिखाई देगा, काफी बार नहीं भी दिखाई देगा। तो केमिकल चेंजेस का एग्जांपल आप दे सकते हो। बोलो कौन सा एग्जांपल होगा केमिकल चेंजेस का एग्जांपल? तो आइस क्यूब। डाइजेशन प्रोसेस, नॉट आइस क्यूब फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा। हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो केमिकल चेंजेस का एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस है, उसको हम केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो क्लियर है? वैसे कि ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने आगे समझा दिया था, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक में ये सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, तो फिर भी हम रिविजन कर लेते हैं इस टॉपिक का। कोई भी मैटर होता है वो तीन फॉर्म में होता है, चाहे सॉलिड, चाहे लिक्विड, चाहे गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब उस मैटर को दो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सर्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं उसको हम प्योर बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। और जो मिक्सर्स होते हैं वो इम्प्योर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई फिक्स कंपोजिशन होता नहीं है। एलिमेंट्स का एग्जांपल मैं दूं तो Na, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन टू सिंपल फॉर्म। ओके, एग्जांपल कॉपर, आयरन, हाइड्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड, जो एलिमेंट्स मर्ज होके बनता है उसको कंपाउंड बनते हैं, जैसे वाटर। हाइड्रोजन एलिमेंट्स था, ऑक्सीजन एलिमेंट्स था, लेकिन दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना वाटर, वो कंपाउंड है। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है ना? सभी को रिवीजन हो रहा है बच्चों? ऐसा कोई नया नहीं है, ऑलरेडी बता दिया है। होमोजीनियस मिक्सर यानी कि इसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और हेटेरोजीनियस यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि इसके अंदर आपको पता ही नहीं चलता कि वो मिक्सर है। जैसे कि पानी के अंदर शुगर डाल दो, मिक्स हो जाएगा। पानी के अंदर दूध डाल दो, मिल्क डाल दो, मिक्स हो जाएगा। ये सारे होमोजीनियस मिक्सर है। लेकिन हेटेरोजीनियस में तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, जैसे सैंड और सॉल्ट मिक्स किया हुआ था, आपको देख सकते हो ये सैंड है, ये सॉल्ट है, ये सैंड है, ये सॉल्ट है। ओके, दैट इज कॉल्ड द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। बोलो कोई डाउट है आज के टॉपिक में किसी को? थोड़ा ज्यादा फास्ट गया हूँ, लेकिन आई थिंक सभी को समझाने की पूरा एफर्ट डाला हुआ है मैंने। तो फिजिकल, ओके, तो आज का जो टॉपिक था हमने इसमें जो भी रिविजन्स किए उसको फटाफट से रिकॉलिंग करे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंट हो, तो उसको अलग करने के लिए, या ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल मिक्स हो चुके हो उसको अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते थे। ओके, एयर में से अलग अलग कंपोनेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने के प्रोसेस में हमने देखा सब कुछ। कॉपर सल्फेट को अलग करने के लिए जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस थी, शुगर पार्टिकल्स की क्रिस्टलाइजेशन थी, उसको समझा हमने नेक्स्ट टॉपिक में। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ उसका यूज होता है वो सीखा हमने। वाटर कैसे प्योरीफाई होता है वो सीखा हमने, अलग अलग प्रोसेस में से पास होते होते वो फॉर्म होता है। फिजिकल यानी कि फिजिकल चेंज, केमिकल यानी कि केमिकल, इसका फॉर्मूला चेंज हो रहा है तो केमिकल चेंज है, लेकिन उसका शेप साइज चेंज हो रहा है तो फिजिकल चेंज है। और ये आपने लास्ट टॉपिक रिविजन था। तो यहाँ आपका इस चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। यदि कोई चैप्टर में किसी को डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है। ओके, किसी को डाउट ये